नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। उत्तर प्रदेश पुलिस को दिल्ली में संभावित आतंकी हमलों की सूचना मिलने के बाद नई दिल्ली में हाई सिक्योरिटी का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी के अनुसार एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान द्वारा कथित तौर पर एक मेल किया गया, जिसमें यूपी पुलिस को संभावित आतंकी हमले की बात कही गई। यूपी पुलिस ने ईमेल के बारे में दिल्ली पुलिस को डिटेल भेजा है। इसके बाद इनपुट पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है, साथ ही ईमेल में उसके द्वारा किए गए दावे को भी सत्यापित करने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भोपाल में रविवार को गिरफ्तार आतंकियों से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि देश के 9 राज्यों में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने और हमले होने की आशंका है। ये राज्य वो हो सकते हैं जहां बांग्लादेश का प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश अपनी जड़ें पक्की कर रहा है या कर चुका है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एल.एन. राव साहब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है एल.एन. राव साहब आपका एफएम न्यूज में। जिस तरह का ये इनपुट मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस को, एक ईमेल आया है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस ईमेल को ट्रेस किया जाएगा, किस तरह से दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि आतंकी हमले का अलर्ट है। देखिए, बिल्कुल इसको ट्रेस किया जा सकता है। पास्ट में भी ऐसी ईमेल्स आई है, जब भी कोई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, करने के बाद भी लोग ईमेल करते हैं कि हमने किया है, और उससे करने से पहले भी कई बार, आपको अगर याद हो तो ईमेल आती थी रोक सको तो रोक लो, और उसके बाद वो टेररिस्ट उग्रवादी घटनाएं हो जाती थी। और पुलिस सक्षम होती है पकड़ने में उनको। इस ईमेल को ट्रेस किया जा सकता है। साइबर से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, जिनकी नॉलेज है, उस अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इस ईमेल को ट्रेस कर देंगे। ये ईमेल आई कहां से है, किस नंबर से आई है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, और इस आईपी एड्रेस का लोकेशन कहां पे है। तो ये सारा होने के बाद पता लग सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इट, और इसके मद्देनजर इसको कोई भी ईमेल को हम लाइटली नहीं ले सकते। ना सरकार, ना पुलिस, ना कोई पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पब्लिक को भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और इस ईमेल को ट्रेस करने के बाद मैं समझता हूं कि परपरेटर्स जो भी इन्होंने मेल भेजा है, भले ये धमकी है, लेकिन ये धमकी को लाइटली नहीं लिया जा सकता। टेररिस्ट रिलेटेड केसेस में तो ट्रेस हो सकती है, आराम से हो जाएगी। डीसीपी साहब, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, लगभग 7 से 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मेल आए हुए, अभी तक दिल्ली पुलिस लगी हुई है। अगर हम समय को देखें तो बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा। अगर इस तरह की घटना को लेकर अगर चेतावनी दी गई है तो एक लंबा पीरियड हो गया है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते पुलिस के हाथ खाली है। कई बार एक ऑपरेशनल डिटेल्स है, वो शेयर नहीं की जा सकती कहीं भी। हो सकता है उनको क्लू मिल गया हो, और जब तक उसको पकड़ ना ले, अंतिम आदमी को पकड़ ना ले, सारे आदमी जिससे कनेक्टेड आदमी, उनको पकड़ ना लिया जाए, तब तक हो सकता है डिक्लेयर ना करें। और जनरली ऐसा होता भी है। कोई भी ऐसा सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बाद या ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहां पर टेररिस्ट रिलेटेड केसेस है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि वो आगे की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है। जो आदमी इसमें वांटेड हैं, जो पकड़े जाने हैं, हो सकता है वो भाग जाएं। इसलिए पुलिस ने अभी तक अगर डिक्लेयर नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि पुलिस के हाथ खाली हैं। डेफिनेटली पुलिस कर रही है, और मैं पूरी दावेदारी के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, दिल्ली पुलिस इस काम को पकड़ने में, इस काम को करने में बहुत सक्षम है, और जल्दी से जल्दी आदमी पकड़े जाएंगे। जिस संगठन की तरफ से मेल किया गया है तहरीक-ए-तालिबान, पहले भी इस तरह के कई मेल आए हैं, और ये कोशिश में है कि जो इसके स्लीपर सेल हैं या आतंकी हैं वो भारत में जड़ें जमा चुके, क्योंकि जो भोपाल में आतंकवादी पकड़े गए उनसे ये इनपुट मिला है कि 9 राज्यों में आतंकी हमलों की आशंका और है। तो इस पर किस तरह से काम करने की जरूरत है? देखिए, वो अलग चीज है, इस ईमेल को ट्रेस करना अलग चीज है, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन के बाद इनपुट है, और जितने इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स पता लगी है, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, OG, और अंडरग्राउंड वर्कर्स, जो उन सबको ट्रेस करना, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का इसमें बहुत अहम रोल रहेगा। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, IB है, और दूसरी लोकल पुलिस है, और जितने भी टेररिस्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट रिलेटेड जितने सेल बने हुए हैं, जैसे दिल्ली में स्पेशल सेल है, यूपी में भी टेररिस्ट रिलेटेड कोई सेल बना रखा है, उन सबका ये जिम्मेवारी है। और इसके अलावा जितने भी लोकल पुलिस, इन राज्यों के 9 राज्यों की जो बात कर रहे हैं, उन सब में
जितने भी पुलिस स्टेशन लेवल के, SHO लेवल के हैं और DCP लेवल के, और जितना मैं समझता हूं कि सीनियर ऑफिसर्स लेवल में भी इसमें इन्वॉल्व रहकर इन सब लोगों को जो इसमें जिसमें कंसर्न जिनका हो सकता है, जो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, उनको ट्रेस किया जाना बड़ा जरूरी भी है। और मैं समझता हूं कि भारत देश की जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनकी मदद से ये काम बहुत बखूबी कर लिया जाएगा और ये आदमी पकड़े जाएंगे। अगर हम पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो 14 जनवरी को गाजीपुर में IED मिला था, 18 फरवरी को ओल्ड सीमापुरी में मिला था, और अगर हम 2008 में चले जाएं तो एक ऐसा ही ईमेल इंडियन मुजाहिदीन का भी आया था, और जिसके बाद कई सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे, आपको याद भी होगा। यस, मुझे याद है अच्छे से। बाटला हाउस एनकाउंटर की आप बात करें, 2008 में जो ईमेल आया था, उसके बाद से तुरंत आपको ये भी याद होगा, दिल्ली पुलिस से विद इन ए वीक 13 सितंबर 2008 का ये इंसिडेंट थे, 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, और इसमें पहाड़गंज, करोल बाग, कनॉट प्लेस और चिल्ड्रंस पार्क में लाइव बम मिला था। और उसके विद इन 7 डेज, मैं डेट भी आपको बता दूं, 19 सितंबर को बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, और उसमें वो आदमी कुछ 2 आदमी मारे गए थे, बाकी आदमी पकड़े गए, और अभी तक उस केस में ऑलमोस्ट सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं, 2-4 एक दो को छोड़कर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए हैं। तो उस केस की अगर बात करें तो वो सक्सेसफुली दैट वाज ट्रेस्ड, लोकेटेड एंड वर्कड आउट केस विद इन ए वीक टाइम। और जो आपने अभी गाजीपुर की बात की है और दूसरे 1-2 जगह की और बात की है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं समझता हूं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सबको पता लगेगा, पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा कि इन केसेस में कौन कौन आदमी शामिल रहे हैं, और वो जल्दी पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। जी, थैंक यू। तो धमकी भरे मेल के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि करीब 14 साल पहले 13 सितंबर 2008 को भी आतंकियों ने एक मीडिया हाउस को ईमेल भेजकर कहा था कि दिल्ली में 5 मिनट के अंदर धमाके होने वाले हैं, इन्हें रोक सको तो रोक लो। और 5 जगह धमाके हुए थे और 21 लोगों की मौत उस वक्त हुई थी। फिर से एक ऐसा मेल आया है जो तहरीक तालिबान का है, और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी इस मेल को ट्रेस कर पाती है और उन लोगों को पकड़ पाती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन है तहरीक तालिबान। ये 2007 में शुरू हुआ था पाकिस्तान में, अफगानिस्तान बॉर्डर के पास कबायली जो इलाके हैं वहां पर अच्छा खासा प्रभाव भी इसका है। इस संगठन का मकसद पाकिस्तान में शरिया पर आधारित कट्टरपंथी इस्लाम सरकार को कायम करना है। इस संगठन ने 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला कर 132 बच्चों समेत 149 लोगों को भी मार डाला था। टीएमसी सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब पीएम सदन में आते हैं तब स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। Currently, airlines pay GST under the reverse charge mechanism RCM. But during COVID, we saw that ticket cancellations were often higher than ticket bookings, and GST credit accumulated. Airlines have fixed monthly expenditure, and there's a monthly addition to input tax credit. What the industry needed was liquidity. And here we had a situation where there was a huge amount of credit accumulation combined with sticky cash flows. So please defer RCM tax payments for 6 months till we get back to normal. Financing. We saw during COVID, several airlines in India had approached their bankers for support, but bankers could not extend any funding to the industry except under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, which was very restrictive. Let us have a mechanism where funds should be provided to airlines based on their financial strength, based on their ability to repay. And the government, with all due respect, should stop focusing on building so many new airports in a race for bragging rights and instead focus on increasing capacity and facilities at existing airports. Most major airports are operating at 85 to 120% of handling capacity. This is a safety issue. Terminals at Bagdogra, Jodhpur are ancient, tiny. Airports like Srinagar, Leh have no proper aircraft de-icing facilities, very primitive landing and navigation. Let us fix the basics. The only new airport, major airport, commissioned and built after 14 is the upcoming Goa Mopa Airport. The rest are all new terminals, but all built under the previous regime, which rightly focused on increasing capacity at major hubs. The most important thing is air safety. We have a 19% shortage of air traffic control personnel capacity. The sanction strength is 3901. We currently have 3162.
Airports Authority says with Udan and many tier 2 and tier 3 unused airports getting revived, we need another 300 to 500 ATCOs immediately. In Delhi, the mandatory break after 30 minutes is now 2 hours. In Guwahati, they work 365 days without a break. The AAI sought exemption from the DGCA for the third time in the last 1 year from implementing the mandatory shift timings that were to come into effect from November 2020. The UN Aviation Safety Watchdog put these checks in place in 2018, and our last exemption, India's last exemption, expired on January 31st, 2022. January 12th. The Honourable Minister, your predecessor, said in Parliament when he was explaining the need for privatisation that the government cannot be in the business of running airlines. Well, now that you're out of it, it is only fair that you create a level playing field for those private operators who are running airlines. Merge the ministry, do away with a separate demand for grants, reduce duties on ATF, or better still, bring it under GST. And finally, as I end, I would like to quote former Prime Minister Vajpayee in 1972, who said in Parliament, "These days, the atmosphere in New Delhi makes one choke. It is not easy to breathe freely. The chanting of a Prime Minister's name on All India Radio from morning to night, saturated propaganda on cinema screens. How can people sitting in opposition fight this? It is India's greatest tragedy, perhaps, that the very party Vajpayee ji led as Prime Minister today leads a government that has turned this very same Parliament into the Colosseum in Rome in the 1st century, where like a gladiator, the Honourable Prime Minister enters to chants of Modi, Modi. And sadly, those in अगर आप हाईवे पर अधिक सफर करते हैं और इस पर बार बार लगने वाले टोल टैक्स से आप परेशान हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब हाईवे पर सफर करना सस्ता हो सकता है और बार बार टोल देने के लिए रुकने की किचकिच से भी छुट्टी मिल सकती है। दरअसल इस सिलसिले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही टोल प्लाजा के होने की घोषणा की है। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उन्होंने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा, क्योंकि लोगों को जरूर है कि भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिहाज से बड़ी खबर, और देश ने पहली बार $400 अरब के गुड्स एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और देश के किसानों, बुनकरों, एमएसएमई सहित मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने $400 अरब के गुड्स एक्सपोर्ट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था और इस टारगेट को पहली बार हासिल कर लिया है। मैं अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई सहित मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को इसके लिए बधाई देता हूं। यह हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफर में एक मील का पत्थर है। पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें इस $400 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट के अभूतपूर्व लक्ष्य से जुड़ी बड़ी जानकारी साझा की गई। इसमें बताया गया कि तय समय के 9 दिन पहले इस टारगेट को हासिल कर लिया है। हर महीने $33 बिलियन के गुड्स को निर्यात देश से किया जा रहा है और इतना ही नहीं, हर घंटे करीब लगभग $4 करोड़ 60 लाख की वस्तुओं या गुड्स का निर्यात भारत में से हो रहा है। आपको बता दें कि भारत ने $400 अरब के एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य हासिल किया है वो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है और यह आंकड़ा 22 मार्च 2022 तक है। इस तरह चालू वित्त वर्ष खत्म होने से 9 दिन पहले ही देश ने इस बड़े आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर लिया और इस आंकड़े के मुताबिक भारत ने गुड्स एक्सपोर्ट के लिहाज से साल दर साल आधार पर 37% की बढ़त हासिल की है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के बाद बीते दिनों से पेट्रोल डीजल पर राहत मिलनी बंद हो गई थी और आज एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे की पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी की है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि कल 137 दिनों के बाद ईंधन के दाम में इजाफा देखा गया था और पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा किया गया था।
वहीं आज फिर से पेट्रोल के दाम में 80 पैसे बढ़े हैं और डीजल के दाम में भी 80 पैसे बढ़ाए गए हैं। 137 दिनों के बाद कल पेट्रोल में 80 पैसे इजाफा हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल 96 रुपए 25 पैसे हो गया। वहीं आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। नए अपडेट के बाद दिल्ली में पेट्रोल में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद नई कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। राजधानी में दिल्ली सरकार के अस्पतालों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक एक एम्बुलेंस मरीज के इलाज के लिए भर्ती कराने के चलते सिर्फ अस्पतालों के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसे किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। दरअसल दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र में एक शख्स बीमारी की हालत में सड़क किनारे पड़ा था, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मरीज को उठाने के लिए एक सरकारी एम्बुलेंस को बुलाया। सरकारी एम्बुलेंस मरीज को लेकर जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंची, जहां लंबी मशक्कत के बाद भी अस्पताल ने इस मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया। आईडी हॉस्पिटल किंग्सवे कैंप के लिए रेफर कर दिया। जब दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस के कर्मचारी इस मरीज को आईडी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो उन्होंने भी भर्ती करने से मना कर दिया। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने फिर पुलिस को बताया कि आईडी अस्पताल भी मरीज को लेने से मना कर चुका है, अब वो क्या करें। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सलाह दी कि अब उन्हें रोहिणी के बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल ले जाएं। इसके बाद कैट्स एम्बुलेंस उस मरीज को बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। से लेके अभी तक इस पेशेंट को कहीं भी भर्ती नहीं करा। अच्छा, 5 हॉस्पिटलों में लेके इसको घूम लिया पेशेंट। अब क्या रीज़न है, हॉस्पिटल वाले नहीं ले रहे हैं, ये रीज़न है इनका। इन्फेक्शन बता रहे हैं, इन्फेक्शन का यहाँ है नहीं इलाज। अब इतना बड़ा इसको इन्फेक्शन भी नहीं है कि कहीं भी इसको नहीं लेता। अच्छा, 11 बजे जब आप थे तो पहले कहाँ पर गए और अब तक किन किन हॉस्पिटल? PCR की कॉल आई मेरे पास, कंट्रोल से भी हमारे पास भी आती है, उनके पास भी आई। अच्छा, उसके बाद हम सीट पे पहुँचे 10-15 मिनट बाद। उसके बाद पेशेंट ये लिया इस हॉस्पिटल में लेके आए। काफ़ी टाइम हो गया इन्होंने अपना MLC नहीं बनाई। बहुत दिक्कतों के बाद इन्होंने MLC बना के दी। MLC के बाद तुरंत इन्होंने रेफ़र कर दिया। अब रेफ़र करने के बाद इन्होंने, मैं वहाँ लेके गया इस पेशेंट को। कहाँ पे? ID हॉस्पिटल है, ये कैंप में पड़ता है। कौन सा हॉस्पिटल से लेके गए? उनसे लेके गया इसको। BGRM से लेके आने के बाद फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया यहाँ के लिए वापस। पेशेंट नहीं लिया गया कहीं सर जी। अब बताओ मैं कहाँ तक इसको लेके भटकता। कितने हॉस्पिटलों में आप दिल्ली गए? 4 हॉस्पिटलों में दिल्ली गया मैं। BS से रोहिणी गया, वहाँ भी नहीं लिया। यहाँ आया, फिर वहाँ ID कैंप गया, वहाँ भी नहीं लिया। क्या रीज़न बताया जा रहा है, क्यों इन्फेक्शन बताया जा रहा है सर इसको। डॉक्टर बोल रहे हैं इन्फेक्शन है इसको। मान लीजिए डॉक्टर भी ये रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण रहे जो 4 हॉस्पिटल आप घूम लिए लेकिन एडमिशन नहीं हो पाए पेशेंट का? एडमिशन इनकी डॉक्टरों की लापरवाही से नहीं हो पाया। अच्छा, अगर चाहें तो ये हॉस्पिटल में भर्ती अपना कर सकते हैं। सारा सब कुछ डिपार्टमेंट हर। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑपरेशन सजग के तहत 2 हताश स्नैचर्स को पकड़ा है। पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल और 2 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बदमाशों के पास से पुलिस को एक बटन वाला चाकू भी मिला है और पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन और सक्रिय अपराधी हैं, जो पहले स्नैचिंग, डकैती और शस्त्र अधिनियम के कई मामलों में शामिल पाए गए थे। पुलिस ऑपरेशन सजग के तहत अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए और सड़कों पर हावी होने के लिए उत्तर पश्चिम जिले का एक सतत अभियान चला रही है, ताकि सड़क अपराधों को कम करने के साथ साथ नागरिकों के बीच आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा हो। 2 हताश स्नैचर्स को PS के कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। देश भर में कोरोना के नए मामलों में आज 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1778 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान 2542 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश भर में एक्टिव केस की संख्या 23,087 है। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी भी लगातार जारी है। देश भर में अब तक 181,89,15,234 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।